गुड मॉर्निंग बच्चों। इकाई 3 सच्चा हीरा। यह इकाई हम अच्छे से समझ चुके हैं, है ना। आज हम इसके प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। ओके। अभ्यास के प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। यानी इन प्रश्नों के उत्तर आपको खुद लिखने हैं। ठीक है। प्रश्न पहला, चौथी स्त्री का बेटा सचमुच हीरा था, क्यों? हमने पूरी कहानी ध्यान से पढ़ी, सुनी और समझी, जिसमें तीनों स्त्रियों के बेटे अपनी माँ की ओर देखते भी नहीं थे, पर चौथी स्त्री के बेटे ने अपनी माँ के पास आके उसके सिर पर से घड़ा उठाकर अपने घर लेके गया, है ना। ऐसा किसी के भी बेटे ने नहीं किया था। तो अपने गुण और ज्ञान के कारण से यह बेटा खुद को सच्चा हीरा साबित कर सका, है ना। आप लोग अपनी भाषा में इसका उत्तर लिखोगे। अपने घर में आप माता पिता को कौन कौन से काम में मदद करते हैं? तो इसका उत्तर सही सही लिखना है। ठीक है। आप कौन से काम करते हो घर पे, एकदम सही सही उत्तर लिखना। सब अच्छा अच्छा लिखोगे, है ना। नहीं करते होगे तो भी कहोगे कि लिखा हमने ये काम किया वो काम किया, तो ऐसा नहीं करना है। ओके। सच्चा आंसर लिखना है। आदमी सच्चा हीरा कैसे बन सकता है? तो आदमी में ज्ञान गुण होना अच्छी बात है, पर वीर होना भी प्रशंसनीय है। लेकिन यदि उसका ज्ञान आचरण में नहीं उतरता तो व्यर्थ है। कोरा ज्ञान किसी के उपयोग में नहीं आता। अपने ज्ञान और गुण को कर्म में उतार कर ही उन्हें सफल बनाया जाता है। इस प्रकार कर्म करके बड़ों की सेवा और ज़रूरतमंदों की मदद करके ही आदमी सच्चा हीरा बन सकता है। ठीक है। तो आप लोग अपनी भाषा में इसके उत्तर लिखोगे। ठीक है। प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों के बाद में तुरंत आने वाला शब्द का अर्थ शब्दकोश में ढूंढकर लिखिए। तो यह भी आपको खुद करना है। ठीक है। मैं आपको थोड़े शब्द दिखाती हूँ कि कैसे करना है, बाकी के आप खुद करोगे। बपौती, अगर आप लोग डिक्शनरी में देखोगे हिंदी की, तो बपौती के बाद तुरंत आता है बप्पा। क्या आता है? बप्पा, जिसका अर्थ है पिता। ठीक है। दूसरा है व्यथा। तो व्यथा के तुरंत बाद डिक्शनरी में कौन सा शब्द आता है? व्यथातुर, जिसका अर्थ है पीड़ित। नियति, नियति के बाद तुरंत आता है नियतेंद्रिय, जिसका अर्थ है जितेंद्रिय। प्रतिभा, प्रतिभा के तुरंत बाद आता है प्रतिभाग, जिसका अर्थ है उत्पादन कर। शौर्य, शौर्य के बाद आता है शौल्क। कौन सा शब्द आता है? शौल्क, जिसका अर्थ है शुल्क संबंधी। ठीक है। इसी तरह आप लोगों को शब्दकोश में से ढूंढकर इन शब्दों के उत्तर लिखने हैं। प्रश्न 3, कहानी की चर्चा करके छात्रों से लेखन करवाएं। मतलब ये जो कहानी दी है इसे हमें विस्तृत रूप में लिखना है। पहले हम चर्चा करेंगे, जैसे कि राजा का बीमार पड़ना, वैद्य की असफलता, किसी अनुभवी बूढ़े की सलाह, किसी सुखी मनुष्य का कुर्ता पहनो, राजा का कुर्ता खोजने जाना, मेहनती किसान को देखना, सुख का राज समझना। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि एक कड़ी दूसरी कड़ी से किस तरह जुड़ती है, कि राजा का बीमार पड़ना वैद्य की सफलता, यानी राजा बीमार पड़ा होगा और वैद्य ने उसे कुछ उपाय बताया होगा, है ना। तो सबसे पहला प्रश्न है कि राजा बीमार क्यों पड़ा? तो कोई भी उत्तर दे सकते हो आप, क्योंकि वह किसी प्रकार का श्रम नहीं करता था,
वो बहुत ही ऐशो आराम की ज़िंदगी बिताता था। कोई भी उत्तर हो सकता है ना। फिर दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा, वैद्य राजा को स्वस्थ क्यों नहीं कर सका? क्योंकि वह राजा की बीमारी का कारण न जान सका। किसान क्यों सुखी था? किसान मेहनत करता था, अपनी मेहनत की रोटी खाता था, इसलिए वह स्वस्थ और सुखी था। ठीक है, तो ये कहानी हमारे दिमाग में आ गई है। अभी हमें इसे विस्तार से लिखना है। ठीक है, तो सुख का रहस्य हम इसका नाम रखेंगे कहानी का। ठीक है, शीर्षक रखेंगे। चंद्रपुर इलाके के अब बहुत ही दिलचस्प कहानी है, आप लोग ध्यान से सुनना। चंद्रपुर इलाके के राजा कुंवर सिंह जी बड़े भाग्यवान थे। उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं थी। फिर भी एक बार वे बीमार पड़ गए। कई वैद्यों ने उनका इलाज किया, लेकिन कुंवर सिंह जी को कुछ फायदा नहीं हुआ। राजा की बीमारी बढ़ती गई। सारे नगर में बात फैल गई। तब एक अनुभवी बूढ़े ने राजा के पास आकर कहा, महाराज, आप किसी सुखी मनुष्य का कुर्ता पहनिए, अवश्य स्वस्थ हो जाएंगे। तो ऐसा सुनकर राजा ने सोचा कि इतने सारे इलाज कर लिए हैं, तो एक और सही। राजा कुंवर सिंह जी सुखी मनुष्य की खोज में निकले। बहुत तलाश के बाद वे एक खेत में जा पहुँचे। जेठ की धूप में एक किसान अपने काम में लगा हुआ था। राजा ने उससे पूछा, क्यों जी, तुम सुखी हो? किसान ने विनय से कहा, ईश्वर की कृपा से मुझे कोई दुख नहीं। वह सुनकर राजा का अंग अंग पुलकित हो उठा। उस किसान का कुर्ता मांगने के लिए ज्यों ही उन्होंने उसके शरीर की ओर देखा, उन्हें मालूम हुआ कि किसान सिर्फ धोती पहने हुए हैं और उसकी सारी देह पसीने से तर है। तुरंत राजा समझ गया कि कठिन श्रम करने के कारण ही यह किसान सुखी है। राजा ने आराम चैन छोड़कर परिश्रम करने का संकल्प किया। थोड़े ही दिनों में राजा की बीमारी दूर हो गई, है ना। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें सीख मिलती है कि श्रम से ही स्वास्थ्य प्राप्त होता है और सच्चा सुख मिलता है। ठीक है ना। अब प्रश्न 4, निम्नलिखित अपूर्ण कहानी को अपने शब्दों में मौखिक एवं लिखित पूर्ण कीजिए। पुराने ज़माने की बात है। कानपुर देश के दरबारियों की ख्याति देश विदेश में फैली हुई थी। उनकी बुद्धि की प्रशंसा सुनकर दूसरे देश के दरबारी उनकी परीक्षा लेने आए। उसके एक हाथ में असली फूल की माला थी और दूसरे हाथ में नकली फूलों की माला थी। उसने दरबारियों से कहा, श्रीमान, क्या आप हाथ लगाए बिना बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी माला असली फूलों की है? सभी दरबारी आश्चर्य में पड़ गए। दोनों मालाएं बिल्कुल समान लग रही थी। दरबारी के प्रश्न का उत्तर देना मुश्किल था, पर आखिर एक बुद्धिमान दरबारी खड़ा हुआ। तो इस तरह आपको ये पूरी कहानी पढ़नी है, ठीक है, और फिर उसे पूर्ण भी करनी है। जो आधी है उसे आप लोगों को खुद सोच समझकर पूर्ण करनी है कि असली माला कैसे पहचानी गई होगी। आप लोग सोचना ज़रा, है ना। प्रश्न 5, निम्नलिखित कहानी का सारांश लिखिए। तो सबसे पहले हमें ये कहानी पढ़नी पड़ेगी, फिर उसके बाद उसको शॉर्ट में यानी छोटा करके उसका सारांश लिखेंगे, ठीक है। नंदनवन में एक छोटा सा तालाब था। तालाब में शीतल जल में राजहंस रहता था। वह बड़ा सुंदर था। उसी तालाब के पास वाले पेड़ पर दुष्ट कौवा रहता था। वह राजहंस की सुंदरता पर ईर्ष्या करता था। एक दिन शिकारी थका हुआ तालाब के पास आया।
उसने तालाब से पानी पिया और पेड़ के नीचे विश्राम करने लगा। उसे नींद आ गई। कुछ देर बाद शिकारी के मुंह पर धूप आने लगी। राजहंस को दया आ गई। राजहंस ने वृक्ष पर बैठकर अपने पंख फैला दिए, जिससे शिकारी के मुंह पर छाया आ गई। कौवे से हंस की भलाई और शिकारी की सुखद नींद देखी नहीं गई। उसने शिकारी को परेशान करने का सोचा ताकि शिकारी हंस को मार डाले। कौवा उड़ता हुआ शिकारी के पास गया और उसके सिर पर चोंच मारी और उड़कर दूर जा बैठा। शिकारी तुरंत जाग गया और क्रुद्ध हो गया, यानी क्रोधित हो गया। उसने पेड़ पर देखा तो राजहंस पंख फैलाए बैठा था। शिकारी ने सोचा, यह कार्य इसी हंस का है। उसने राजहंस को मारने के लिए बाण चलाया, लेकिन राजहंस उसकी आवाज़ सुनकर उड़ गया। तो इस कहानी का सारांश आप कैसे लिखोगे कि एक दिन एक शिकारी एक पेड़ के नीचे सो रहा था। ज्यों ही उसके मुंह पर धूप आने लगी। एक राजहंस ने अपने पंख फैला दिए ताकि शिकारी के मुंह पर धूप न आए। यह देखकर राजहंस से ईर्ष्या करने वाला कौवा शिकारी के सिर में चोंच मारकर उड़ गया। शिकारी उठा और गुस्से में आकर बाण चला रहा था कि इसके पहले ही राजहंस उड़ गया। हंस को मारने वाले कौवे की युक्ति धरी की धरी रह गई, यानी निष्फल हो गई, है ना। चलो अभी स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा कैसे की? तो ये प्रश्न के उत्तर मैंने आपको पूछे थे ना, सबको आते हैं। पहली स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा लाखों में एक है। उसका कंठ बहुत मधुर है, वह बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाएगी। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। भगवान सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दे। ठीक है ना। दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में क्या कहा? तो दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में कहा कि उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। वह बहुत शक्तिशाली है। वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। वह आधुनिक युग का भीम है। इस प्रकार दूसरी स्त्री ने अपने बेटे के बल का बखान किया। तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की विशेषता में क्या कहा? तो तीसरी स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। वह जो कुछ भी पढ़ता है एकदम से याद कर लेता है। ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। इस प्रकार तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की बुद्धि की तारीफ की। चौथी स्त्री ने अपने बेटे का परिचय कैसे दिया? तो चौथी स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा तो एक साधारण लड़का है। वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान और न बृहस्पति सा बुद्धिमान। मैं उसकी प्रशंसा कैसे करूं? इस प्रकार चौथी स्त्री ने एक सीधे साधे लड़के के रूप में अपने बेटे का परिचय दिया। निम्नलिखित उक्ति कौन किसे कहता है? लिखिए। तो यही सच्चा हीरा है, यह कौन कहता है? एक वृद्ध महिला चारों स्त्रियों से कहती है, माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुँचा दूँ। चौथी स्त्री का बेटा माँ से कहता है, सुनो मेरा हीरा गा रहा है। तो गाने वाली स्त्री कौन सी थी? पहली स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है, देखो यही है मेरी गोद का
हीरा। तो ये कौन कहता है? तीसरी स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है, देखो वह मेरा लाडला आ रहा है। यह दूसरी स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है। ठीक है। भाषा सज्जता। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं, आज स्कूल में छुट्टी है। रमेश बाग में खेलता है। ठीक है। तो ये शब्द हमने पढ़े, वाक्य पढ़े। तो उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित किए गए चलते हैं, छुट्टी है, खेलता है। ठीक है। ये शब्द क्या है? ये शब्द क्रिया है। ये शब्द क्रिया हो रही है ऐसा बोध कराते हैं। चलना, छुट्टी चलना, खेलना, ये सब क्या है? क्रिया है। तो क्रिया के जिस रूप से क्रिया हो रही है ऐसा बोध होता हो उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। यानी जो भी कोई क्रिया अभी हो रही है, जैसे कि मैडम आपको पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ा रहे हैं, यह एक क्रिया अभी हो रही है, यानी वर्तमान में हो रही है। तो जो क्रिया का रूप हमें ऐसा बोध करा रहा हो कि क्रिया अभी हो रही है, तो वैसे रूप को हम वर्तमान काल कहेंगे। आया ना समझ में? निम्नलिखित वाक्यों में से वर्तमान काल की जानकारी देने वाले शब्दों को रेखांकित कीजिए। मैंने उसे फूल दिया, है ना। मैं बाजार में जाता हूँ। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। चूहे उछल कूद कर रहे हैं। फिर वह विद्यालय जा रहा है। ठीक है। तो ये सभी शब्द क्या है? क्रिया। ठीक है। हम प्रयाग जाएंगे, ये देखो छठा क्या है? हम प्रयाग जाएंगे। और हाँ, ये भी देखो, ये कर रहे थे है। ठीक है। और ये जाएंगे है। तो ये क्रिया कुछ अलग सिखा रही है। जहाँ पे है, हूँ, है, तो यह वर्तमान काल है। बराबर। तो उपर्युक्त वाक्यों में जैसे कि खेलकूद कर रहे थे, तो यह क्रिया हो चुकी है, यानी भूतकाल का बोध करा रही है ना। जिस क्रिया के रूप से क्रिया हो गई है ऐसा बोध होता है उसे हम भूतकाल कहेंगे। और जिस क्रिया के रूप से क्रिया होने वाली है ऐसा बोध होता है उसे हम भविष्यकाल कहेंगे। ठीक है ना। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। मीना कल मुंबई गई। हेमंत ने पत्र लिखा। माँ ने दिया जलाया। गीता ने पानी पिया। तो इन शब्दों में रेखांकित शब्द गई, लिखा, जलाया और पिया, क्रिया पूरी हो गई है ना। क्रिया पूर्ण हो गई है। पिया, तो पिया, पी लिया है। तो इसको हम पूरी की गई हुई क्रिया हो तो उसे हम भूतकाल कहेंगे। ठीक है। क्रिया के जिस रूप से क्रिया हो गई हो ऐसा बोध होता हो उसे हम भूतकाल कहेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में भूतकाल की जानकारी देने वाले शब्दों को रेखांकित कीजिए। तो मैंने उसे फल दिए, यानी दे दिए हैं, भूतकाल। पिताजी अखबार पढ़ रहे थे, ये क्या है? भूतकाल। ठीक है। गांधीनगर गुजरात में है, यह भूतकाल नहीं है, गुजरात में है, वर्तमान काल है। ये चित्र आपको कल दूंगी, तो यह भविष्यकाल है। यहाँ अक्सर सूखा पड़ता है, यह भी वर्तमान काल है। हम पहले सूरत में रहते थे, तो ये रहते थे भूतकाल हो गया। ठीक है ना। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है, तो वह अब भी है, यानी वर्तमान काल है। ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। अब्दुल कल आएगा। लड़के शाम को खेलेंगे। मीना गुड़िया खरीदेगी।
डाकिया डाक लाएगा, यानी सभी क्रियाएं होने वाली है ऐसा लगता है ना। उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित किए गए शब्द आएगा, खेलेंगे, खरीदेगी, लाएगा क्रिया होने वाली है ऐसा बोध करा रहे हैं। तो क्रिया के जिस रूप में क्रिया होने वाली हो ऐसा बोध होता हो तो उसे हम भविष्यकाल कहेंगे, बराबर ना। जो क्रिया अभी हुई नहीं है, होने वाली है, उसे हम भविष्यकाल कहेंगे। तो निम्नलिखित वाक्यों में से भविष्यकाल की जानकारी देने वाले शब्द को रेखांकित कीजिए। मतलब उन्हीं शब्दों को रेखांकित करना है जो भविष्यकाल की जानकारी देता हो, ठीक है ना। माली बाग में से फूल चुनेगा, तो चुनेगा यह चुने नहीं है, अभी चुनने वाला है, तो यह भविष्यकाल है। हम हिंदी सीखते हैं, तो यह वर्तमान काल है। पिंकल कल कहानी की किताब लाएगी, तो अभी लाने वाली है, तो यह भविष्यकाल है। मैं शिक्षक बनूंगा, बना नहीं है, अभी बनने वाला है, तो भविष्यकाल। कोमल छठी कक्षा की छात्रा थी यानी भूतकाल। अनिल कल पतंग उड़ाएगा, यानी कल उड़ाने वाला है, भविष्यकाल। मैं बस में जा रहा था, तो यह भूतकाल है। यानी हमें तो सिर्फ भविष्य की जानकारी देने वाले शब्दों के नीचे ही अंडरलाइन करनी थी। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के समय उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो उसे काल कहते हैं, ठीक है। ये काल की व्याख्या है। इसमें तीनों काल का समावेश हो जाता है कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया के समय उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो उसे हम काल कहते हैं। ये सभी व्याख्याएं आपको आनी चाहिए, ठीक है। इसके भी आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। काल के प्रमुख 3 भेद, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल, बराबर ना। प्रश्न 2, निम्नलिखित वाक्यों में से जिसका पता चलता हो उसके सामने उस काल का नाम लिखिए। तो सामने आपको नाम लिखना है। रोशनी ने कहानी सुनाई यानी सुना दी है पहले से ही, तो इसे हम भूतकाल कहेंगे। हम परसों घूमने जाएंगे, अभी जाने वाले हैं, तो हम लोग इसको भविष्यकाल कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है, ओके। आगे, पिताजी के जूते खो गए, मतलब खो चुके हैं पहले से ही, तो यह भूतकाल हुआ, यहाँ लिखेंगे भूतकाल। मैं दादाजी के साथ मंदिर जाता हूँ, यानी हर रोज जाता है, तो इसे कहते हैं वर्तमान काल, ठीक है। फिर अनीता 7वीं कक्षा में पढ़ती है, मतलब अभी भी पढ़ती है, तो यह वर्तमान काल है। मैं किताबें खरीदूंगी, तो यह भूतकाल है। बेटी पढ़ लिख कर दुनिया घूमेगी, यानी अभी घूमने वाली है, तो यह भविष्यकाल है। मैं किताबें खरीदूंगी, यह भी भविष्यकाल है। बेटी पढ़ लिख कर दुनिया घूमेगी, यह भी भविष्यकाल है। हरी रहीम से बात कर रहा था, यानी भूतकाल। मेरे पैरों में दर्द हो रहा था, यानी भूतकाल, ठीक है। आ रहा है ना समझ में। प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों के उदाहरण अनुसार वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल का एक एक वाक्य बनाइए। तो अभी इतना सारा पढ़ने के बाद आपको वाक्य बनाना तो ज़रूर आएगा, है ना। खेलना, वर्तमान काल में मैं खेलता हूँ, मैं खेला था और मैं खेलूँगा। इस तरह एक ही शब्द का उपयोग करके तीनों काल में वाक्य बनाने हैं। जैसे कि मैं पढ़ता हूँ, ठीक है, मैं पढ़ रहा था या फिर मैं पढ़ूँगा। इस तरह आपको सभी तीनों काल के वाक्य बनाने हैं, ठीक है।
भाषा योग्यता। पुस्तकालय में ध्रुव, प्रहलाद, श्रवण, नचिकेता आदि की कहानियों की पुस्तकें पढ़िए। हमारे देश के महान सपूतों जैसे गांधी जी, स्वामी विवेकानंद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इंदिरा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई, डॉक्टर विक्रम साराभाई आदि के बचपन के बारे में पुस्तकालय में जाकर जानकारी प्राप्त कीजिए। यह अभी पॉसिबल नहीं है, आप इंटरनेट थ्रू ये सब जानकारी जान सकते हो। ठीक है, पुस्तकालय में हम अभी नहीं जा सकेंगे। बाल भारती, बाल सृष्टि, बाल तरंग और चंदमामा जैसी पत्रिकाएं पढ़िए। तो ये भी आप लोग सर्च करके पढ़ सकते हो। पुनीत महाराज रचित माँ बाप ने भूलशो नहीं गुजराती गीत का गान कीजिए या टेप रिकॉर्डर के द्वारा सुनाइए। तो ये बहुत ही अच्छा गीत है। भूलो भले बीजू बधु माँ बाप ने भूलशो नहीं अगणित छे उपकार ए नाए कदी विसरशो नहीं। तो બહુ જ સુંદર ગીત છે, એ તમારે સાંભળવાનું છે। ठीक છે, तो यहाँ पे हमारी यह इकाई समाप्त होती है। आप लोगों को सुंदर अक्षर से सभी गृह कार्य लिखना है। ओके बेटा, गुड डे।